हेलो एवरीवन। तो ड्रामा सीरीज के स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम पालाय है। पालाय आज बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि उसके मम्मी डैडी की वेडिंग एनिवर्सरी है आज और उसके लिए उसने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स कराए हुए हैं। पालाय अपने मम्मी डैडी की इकलौती और लाडली बेटी है, इसलिए वो भी उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना पालाय उनसे करती है। और फिर इतने में उस पार्टी में एंट्री होती है हमारे मेन लीड की जिसका नाम सिवा है। सिवा उस टाइम पर जैन जैंग के साथ आया हुआ था। जैन जैंग एक्चुअली पालाय की कजन है, उसकी आंटी की बेटी। लेकिन सिवा को लगता था कि पालाय में ज्यादा इंटरेस्ट है जैन जैंग से भी ज्यादा। यहाँ पर वो लोग एक इकट्ठे फोटो बनवाते हैं और इन्हें देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे सिवा और पालाय एक हेवन मेड कपल है। और ये सीन देखते ही जैन जैंग बहुत जेलस हो जाती है। अब पार्टी ओवर होने के बाद पालाय अपने मॉम डैड को सी ऑफ कहती है। उन्होंने इकट्ठे कहीं ट्रिप पर जाना था। पालाय को थोड़ा बहुत काम था जो खत्म करके वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेगी। अब मम्मी डैडी चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद पालाय भी अपनी गाड़ी में उनके पीछे पीछे आ रही थी। वो उनको फोन पर कांटेक्ट भी करती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद मम्मी डैडी दोनों की कार उलट गई थी और उसमें आग लग गई थी। पालाय जो उनके पीछे पीछे उसी रोड पर आ रही थी, थोड़ी देर बाद देखती है कि एक्सीडेंट की वजह से रोड बंद है। वो उतरकर नीचे जाकर चेक करने की कोशिश करती है और ये देखते ही उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है जब वो देखती है कि कहीं और नहीं बल्कि उसकी मम्मी डैडी की गाड़ी में ही आग लगी हुई है। सिवा भी पार्टी के बाद उसी रोड से ही अपने घर की तरफ जा रहा था। वो यहाँ पर और बहुत मुश्किल से उसे संभालता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी और तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है एक लॉयर जो कि यही कहने लगता है कि मरने वालों की यही एक बेटी है और इससे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराने हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी है। और यही वो टाइम था जब बेचारी पालाय को कंफर्म होता है कि उसके मम्मी डैडी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पालाय बहुत अकेली पड़ गई थी और यहाँ पर अगर कोई उसका साथ दे रहा था तो वो पैंग थी जो कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी। ऑफिस के साथ साथ वो घर पर भी उसका पूरा पूरा ख्याल रखती थी, उसकी हर चीज को वही मैनेज करती थी। आज भी वो उसके साथ थी। जबकि उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं पालाय की आंटी राशि को। राशि का आंटी और उनकी बेटी जैन जैंग, उनको देखकर लग रहा था कि उन्हें जरा भी अफसोस नहीं है उसके मम्मी डैडी के इस दुनिया से चले जाने का। वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए उनके फ्यूनरल पर सबसे करीबी बनकर पहुंचे हुए थे। जबकि उसी टाइम पर हमें सिवा को दिखाते हैं जो कि फ्यूनरल से होने के बाद अपने कपड़े चेंज करता है, खुद को ड्रेसअप करता है एक प्रेजेंटेशन के लिए। उसने मीडिया के सामने आकर अपनी कंपनी की आज एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना था। यहाँ पर सिवा के मम्मी और डैडी दोनों ही खड़े हुए थे और मम्मी डैडी को देखकर लग रहा था कि उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। यहीं पर ही हमें पता चलता है कि वो दोनों सेपरेटेड हैं और मम्मी ने ही सिवा को पाला है, लेकिन डैड को भी सिवा को अपना बेटा होने पर बहुत गर्व था। और जहाँ तक सिवा की बात है, वो तो अपने मम्मी और डैडी दोनों को ही इक्वली प्यार करता था, लेकिन मम्मी को अच्छा नहीं लगता था कि वो ज्यादातर डैड की कंपनी में रहे। जबकि उधर बेचारी पालाय, उसको अपने मम्मी डैडी के फाइनल रिचुअल सब कुछ खुद ही अकेले परफॉर्म करने थे क्योंकि उसका कोई और बहन भाई इस दुनिया में नहीं था। अब अपने मम्मी डैडी की अस्थियां बहाने के बाद जब वो वापस आती है तो वहाँ पर उसे अपनी एक आंटी मिलती है। ये आंटी लगता था कि उसके बहुत क्लोज है और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि आंटी का बेटा है जिसका नाम है थाना। थाना और उसके डैड दोनों एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते थे कि किस तरह से पालाय के मम्मी डैडी की डेथ हुई है। और इसी मौका पर कोई आता है और उनको धमकाने की डराने की कोशिश करता है। थाना की मम्मी भी पालाय को बता रही थी कि वो दोनों बहुत डरे हुए हैं, स्पेशली डैड। उनको तो लगता था कि उनकी जान को खतरा है। अब यहाँ पर थाना भी थोड़ी देर बाद आता है और पालाय से उसके डैड के लॉस पर अफसोस करता है। और उसके बाद वो अपने डैड से कहता है कि अब आपने एहतियात करनी है क्योंकि जो कोई भी है उसने आप पर गन पॉइंट की थी, इसका मतलब है वो आपकी जान लेना चाहते हैं। जबकि उधर पालाय सारे काम खत्म करने के बाद अब अपने मम्मी डैडी वाले ऑफिस में पहुंचती है और यहाँ पर उसकी आंटी राशिका और जैन जैंग जानबूझकर उसके पहुंचने से पहले वहां पर नाटक स्टार्ट कर देती हैं। ऐसे कह रही थी आंटी राशिका कि जैसे वो पालाय से बहुत प्यार करती हैं और बोलने लगती हैं कि जितने भी कर्जे का पैसा है पालाय के डैड पर वो मैं चुकाने को तैयार हूँ, कोई बात नहीं, मेरा उनसे रिश्ता था, चाहे मुझे कितना ही लॉस क्यों ना हो, मैं वो सब कुछ देने को तैयार हूँ। अब इसकी वजह से पालाय का तो दिल मेल्ट हो जाता है। उसे लगता है कि आंटी राशिका बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन पैंग उसे तो राशिका बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो यहाँ पर पालाय को समझाने की कोशिश करती है कि आप आंखें बंद करके इन पर विश्वास ना करें, मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल सीधी है।
और फिर फाइनली पालाय जब संभल जाती है तो आज उसकी मीटिंग थी एक लॉयर से। उस लॉयर ने ही उसके डैड की और उसके मॉम की सारी प्रॉपर्टी के बारे में उसको ब्रीफ करना था। पर जब पालाई ये सुनती है तो उसे लगता है कि उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई है। उसके डैड ने अपने 70% शेयर आंटी राशिका के नाम कर दिए थे, और तो और जिस घर में इस वक्त पालाई रहती थी वो भी आंटी राशिका के नाम पर ट्रांसफर किया गया था। ये सारा कुछ सुनकर पालाई बहुत परेशान हो जाती है। उसने आज से पहले बिजनेस में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था, सब कुछ उसके मॉम डैडी देखते थे। और उसे ये भी पता चलता है कि उसके मम्मी डैडी पर बहुत सारा कर्जा है। एक्चुअली उसके डैड को जुए की लत पड़ चुकी थी, सब यही कहते थे, और इसी वजह से अब सारा कर्जा भी उसी को ही पे करना होगा। अब पाला इतने बड़े शौक के बाद जब घर पहुंचती है तो आंटी राशिका तो उसके साथ बहुत अच्छा बनती है, लेकिन जैन जैन एक्टिंग करने लगती है। यहाँ पर वो दोनों माँ बेटी गुड कॉप बैड कॉप खेल रही थी। जैन जैन यही कहती थी कि हम तुम्हारे डैड के कर्जे क्यों पे करें, जबकि आंटी उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर पालाई कहती है कि अगर मेरे डैड ने ऐसा कुछ किया है तो उनका जो भी कर्जा है वो मैं पे करूंगी, क्योंकि मैं ही उनकी सबसे करीबी रिश्तेदार हूँ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ऑफिस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत सारी तब्दीलियां होती हैं। सीईओ जो कि पालाई को बनना चाहिए था, आज उसकी आंटी राशिका बनकर बैठी हुई थी। और उसके बाद दूसरी बड़ी सीट मिल गई थी जैन जैंग को, और जैन जैंग के बाद बेचारी पालाई सबसे नीचे ही रह गई थी। और उसकी जो पर्सनल असिस्टेंट थी उसको तो बहुत ही ज्यादा डिमोट कर दिया गया था। लेकिन पालाई ये सारा कुछ किस्मत का खेल समझकर कबूल कर लेती है। अब इसके बाद जब पालाई घर जाती है तो वो देखती है वहाँ पर एक मेड उसकी मम्मी के कपड़े पहनकर फिर रही है। एक्चुअली आंटी राशिका ने घर के सर्वेंट्स को भी तब्दील कर दिया था, और जो सबसे लॉयल सर्वेंट्स थे उनको निकाल कर वहाँ पर वो अपनी मर्जी के लोग सेटल कर रही थी। लेकिन पालाई को जब गुस्सा आता है कि कोई उसकी मम्मी के कपड़े कैसे पहन सकता है, तो आंटी राशिका आती है और उन मेड्स को 2-2 थप्पड़ लगाती हैं और ऐसे एक्टिंग करने लगती है कि जैसे वो पालाई से और उसकी मम्मी डैडी से बहुत प्यार करती हैं। और फिर इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं। पास्ट में हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली आंटी राशिका एक मिस्ट्रेस की बेटी है जिसको कभी भी उसके डैड ने स्वीकार किया ही नहीं था। लेकिन बहुत बड़ी हो जाने के बाद जब मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी तो उसके बाद वो अपने सिस्टर के पीछे पीछे आ गई थी और उससे दया की अपील करने लगी थी। राशिका की मॉम को भी उन पर रहम आ गया था, क्योंकि उनके साथ उनकी छोटी सी बेटी जैन जैंग भी थी और वो बेचारी बहुत भूखी थी। वो उसे अपने घर में जगह दे देती है, ये सोचकर कि चाहे जो भी हो ये उनकी हाफ सिस्टर तो बनती ही है। और फिर इसी तरह से दिन बीतते चले गए। जैन जैंग के अपने डैड तो इस दुनिया में थे नहीं, तो वो वहीं पर ही रहने लगी थी। वो तो पालाई के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन हमेशा से जैन जैंग की मम्मी ने उसके माइंड में यही बिठा दिया था कि पालाई तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, इसलिए तुमने इससे फासला रखना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके घर में जगह बनाने के बाद वो उनके ऑफिस में भी एंटर होती चली गई और उनके बिजनेस में भी फाइनली अपना होल्ड जमा लिया था। अब वो काफी फेमस हो चुकी थी अपने सर्कल में, और यहाँ पर आंटी राशिका ने एक और भी प्लान सोचा था अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि उनकी मुलाकात हुई थी शिवा की मम्मी से, और उन्होंने ही जैन को उससे इंट्रोड्यूस कराया था। और दोनों मम्मीज ने फैसला किया था कि शिवा की और जैन की एक मुलाकात कराते हैं ब्लाइंड डेट। पालाई तो हमेशा से जैन जैंग को अपनी कजन सिस्टर मानती थी। वो उसे बहुत छेड़ती है और कहती है कि अब तुम टेकन हो चुकी हो, इसलिए शिवा के साथ जब तुम पहली डेट पर जाओगी तो तुम ये कपड़े पहन कर जाना, देखना वो अपना दिल तुम्हें पहली दफा में दे बैठेगा। जैन जैंग अगर कभी भी पालाई के बारे में कुछ पॉजिटिव सोचती तो उसकी मम्मी सारा कुछ मट्टी में मिला देती थी। वो आगे से कहने लगती है कि तुम उसके दिए हुए कपड़े नहीं पहन सकती, वो तुम्हारे लिए कभी अच्छा नहीं सोचेगी, वो हमारे सगे नहीं है और उनसे हमेशा फासला रखो। उसकी मम्मी उसे बहुत डांटती है और कहती है आंदा पालाई से कोई चीज नहीं लेनी। वह अब शिवा पहुंच जाता है जैन के घर पर उसे अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जैन आती उससे पहले ही पालाई सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ रही थी। और यहाँ पर वो इतनी सुंदर लग रही थी कि लगता है कि शिवा को यहाँ पर लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। उसे देखते ही लगा था कि ये जैन जैंग है। वो उसे जैन कहने लगता है और बोलता है कि लगता है मैंने कभी पहले भी आपको देखा है। और आगे से पालाई भी स्माइल करके कहती है कि ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी, मैं इन बातों में नहीं आने वाली, इसलिए आप अब मेरे फेस से नजरें हटाएं। और एक बात बताऊं, मैं जैन नहीं हूँ, मैं उसकी सिस्टर पालाई हूँ। अब इतने में ऊपर से जैन जैंग भी पहुंच जाती है। जब उनको इस तरह से इकट्ठे बातें करते देखती है तो वो जल भुन के बिल्कुल कोयला बन चुकी थी। उसे ऐसे लगने लगता है कि जैसे शिवा उसकी नजरें पालाई पर जरा और तरह की पड़ रही हैं, और उसे ये भी डर था कि पालाई मुझसे कहीं शिवा को ना छीन ले।
लेकिन पालाय तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो जाते हुए जैन को कहती है कि प्लीज एहतियात से जाना, ये लड़का पहली दफा में तो मुझे थोड़ा प्लेयर टाइप का लग रहा है, मेरी बहन को अपनी सुरक्षा करनी आनी चाहिए। और फिर उसके बाद ही हमें पता चलता है कि आंटी राशिका ने घर के सर्वेंट्स को अपने साथ मिलाया हुआ था और यहाँ पर एक ड्राइवर सर्वेंट था जो कि कुछ सस्पिशियस कर रहा होता है गाड़ी के साथ। और ये वही गाड़ी थी जो कि हम पहले भी देख चुके थे कि एनिवर्सरी वाले दिन पालाय के मम्मी डैडी ड्राइव कर रहे थे। शायद आंटी राशिका ने ही इस गाड़ी में कुछ गड़बड़ कराई हो। और फिर उसके बाद हमें दोबारा से प्रेजेंट में ले आते हैं। हमें दिखाते हैं कि एक दिन शिवा सुबह सुबह उठता है, बहुत अच्छे से रेडी होता है, अपनी मम्मी को बता रहा था कि आज मैं जैन जैन के घर जा रहा हूँ। लेकिन मम्मी उससे कहने लगती है कि मैं हर तरह से अवेयर हूँ, मेरी आंखें कान खुले हैं, सुना जा रहा है कि तुम पालाय से बहुत हमदर्दी रखते हो। लेकिन एक बात जान लो, बेशक वो दोनों लड़कियां एक घर से हो, पालाय के हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है। उसके डैड सारा कुछ खो चुके थे, इसलिए तुमने पालाय के करीब नहीं जाना। बल्कि अगर तुम्हारा रिश्ता किसी से हो सकता तो वो सिर्फ जैन जैन है, जिसके पास इस वक्त फ्यूचर है, सारा बिजनेस है। जबकि उधर बेचारी पालाय को ऑफिस में एक और बात भी पता चलती है, और वो ये थी कि वो जिस पोस्ट पर काम कर रही है उसकी सैलरी भी कम कर दी गई है। और इस सैलरी में वो बेचारी कैसे गुजारा करेगी? वो तो हमेशा से बहुत ज्यादा पैसे में खेलती रही थी। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करती है और अपनी असिस्टेंट पैंग को कहती है कि मुझे काम करना सिखाओ, मुझे उम्मीद है मैं जल्दी सारा कुछ सीख जाऊंगी। आज ऑफिस के बाद वो जाती है थाना के घर पर और उनसे कुछ बातें कर रही थी। यहाँ पर ही थाना को पता चलता है कि उसके डैड से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, पता नहीं वो कहाँ मिसिंग हो चुके हैं। और उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि थाना के डैड को किसी ने पकड़ा हुआ है, और वो कोई और नहीं बल्कि शिवा के डैड हैं। शिवा के डैड कुछ क्रिमिनल टाइप की एक्टिविटीज रखते थे, उनके अपने गुंडे भी थे, और यहाँ पर एक बिजनेस डील को लेकर उनके बीच किसी बात पर लड़ाई थी, जिसकी वजह से वो थाना के डैड को निशाना बना रहे थे। अब थाना पालाय को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है और यहीं पर ही शिवा भी आया हुआ था और थाना और शिवा का आमना सामना हो जाता है। अब वो दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे। थाना को यही लगता था कि शिवा जैन का बॉयफ्रेंड है, लेकिन एक्चुअली वो दोनों सिर्फ ब्लाइंड डेट पर तो गए थे, लेकिन अभी तक शिवा ने जैन जैन को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर स्वीकार नहीं किया था। अब थाना तो वहाँ से चला जाता है, जबकि जैन जैन घर बस आने ही वाली थी। पालाय शिवा को कहती है कि तुम यहाँ पर बैठकर उसका वेट करो, मैं जा रही हूँ। थाना अपना फोन भूल गया है, ड्राइवर को कहती हूँ वो दे आता है। लेकिन यहाँ पर शिवा उसके पीछे पीछे आता है और उसी दिन को याद करने लगता है जब उसके मम्मी डैडी की डेथ हुई थी, एक्सीडेंट वाला दिन। उस दिन शिवा ने भी वो मंजर अपनी आंखों से देखा था और पालाय जिस तरह से शॉक में गई थी, वो हमेशा से परेशान दिखाई देती थी, वो उसे तसल्ली देने लगता है। यहाँ पर पालाय को चक्कर भी आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा रोने भी लगती है। और उसी टाइम पर जब शिवा उसे संभाल रहा था तो ऊपर से थाना और जैन जैंग भी पहुंच जाते हैं और वो दोनों ऑफ कोर्स कोई गलत मतलब ले लेते हैं। शिवा उनको क्लियर तो करता है कि पालाय गिरने वाली थी, मैं सिर्फ उसे सपोर्ट दे रहा था। और उसके बाद वो सारे अलग हो जाते हैं और बात यहीं पर खत्म हो गई थी। लेकिन जैन जैंग ने ये बात दिल में रख ली थी। जैन जैंग फिर अपनी मम्मी के पास आती है और उनसे कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि पालाय अब इस घर में रहे, ये घर हमारे नाम है, उसे निकाल के बाहर फेंके यहाँ से, क्योंकि वो मुझसे शिवा को छीनने की कोशिश कर रही है। उसकी मम्मी कहती है कि अभी भी कुछ शेयर्स हैं जो उसके नाम पर है, वो भी हमने उसके हाथ से हथियाने हैं, हमें उसकी जरूरत है, अभी उसे बाहर नहीं फेंक सकते। एक लड़के के पीछे सारा खेल बर्बाद मत करो। लेकिन जैन जैंग बहुत गुस्से में थी। उधर पालाय को दिखाते हैं घर के सर्वेंट्स भी आजकल उसकी इज्जत नहीं करते थे, बल्कि उसे छोटी मोटी बातें लगाते रहते थे, और ये सारा कुछ आंटी राशिका और जैन जैंग ही करा रही थी। और तो और आज यहाँ पर जैन जैंग पहुंच जाती है, जो कि पालाय से लड़ने लगती है, कहती है मेरे घर से निकल जाओ। उसे एक थप्पड़ भी दे मारती है और बोलती है कि तुम मुझसे शिवा को छीनने की कोशिश कर रही हो। लड़ाई की आवाज सुनकर आंटी राशिका आ जाती हैं और अपनी जैन जैंग को मारने लगती हैं। अब जैन जैंग उसको देखकर लग रहा था कि उस पर कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया है। वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है, रोती है और बेहोश हो जाती है। अब सब लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि इसके साथ एक साइकोलॉजिकल इशू है। एक्चुअली उसकी मम्मी ने बचपन से उसे इतना प्रेशर दिया था कि उसके साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होने लगे थे। दूसरी तरफ हमें शिवा को दिखाते हैं। उसका एक असिस्टेंट था और ये असिस्टेंट से ज्यादा उसका फ्रेंड भी लगता था। आज शिवा उससे शेयर करता है और कहता है कि सब समझते हैं कि जैन मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं बना। लेकिन एक बात है, मैंने देखा है कि जैन जैंग जब भी पालाय को देखती है तो उनके बीच कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है। वैसे तो वो कजन सिस्टर्स हैं, लेकिन दुनिया के सामने असल में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शिवा के डैड ने थाना के डैड को मार दिया है और अब वो सपने में आके एक आत्मा बन के उसे डरा रहे होते हैं।
जबकि थाना को पता ही नहीं होता, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करा रहा था। और यहाँ पर थाना और उसकी मम्मी से मिलने के लिए एक दफा पालाई भी आती है। वो आई तो थी उसके डैड के बारे में पता करने के लिए, लेकिन बेचारी को अपनी बहुत टेंशन थी। जब वो उन दोनों को मसरूफ देखती है तो चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। अब वो अपनी गाड़ी ड्राइव करके वापस अपने घर की तरफ जा रही थी कि यहीं पर ही रास्ते में एक रोड सिग्नल पर उसे वही लॉयर अंकल दिखाई देते हैं जिन्होंने उसे सारी विल पढ़कर सुनाई थी। वो लॉयर अंकल पहले तो काफी गरीब हुआ करते थे, लेकिन अब इतनी महंगी गाड़ी में उनको देखकर वो बहुत सस्पिशियस हो जाती है और उनका पीछा करने लगती है। और तो और वो एक बहुत बड़ी जगह पर रहते थे और यहाँ पर जिस तरह से पालाई उनको रंगे हाथों पकड़ती है वो काफी शर्मिंदा होते हैं। वो उनसे पूछने लगती है कि आप तो इतने गरीब हुआ करते थे, अब मेरे डैड से भी महंगी गाड़ी कैसे चला रहे हैं, कैसे एक महंगा एरिया अफोर्ड कर रहे हैं। वो लॉयर तो कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर पालाई को जरूर शक हो चुका था कि कुछ तो सस्पिशियस है उसकी मम्मी डैडी की डेथ के साथ और उनकी विल के साथ। दिखाते हैं शिवा के असिस्टेंट कम फ्रेंड को जिसका नाम नैट था। वो जैसे ही घर पहुंचता है तो वहां पर उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम नीचा है। यहाँ पर वो दोनों बहन भाई जिस तरह से बातें कर रहे थे तो उसको देखकर पता चलता था कि दोनों ही शिवा को बहुत अच्छे से जानते हैं, इनफैक्ट फ्रेंड्स रहे हैं। और ये जो डॉक्टर नी है वो कहीं ना कहीं शिवा में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, उसके बारे में पूछती रहती थी कि आजकल वो सिंगल है या फिर रेडी टू मिंगल। लेकिन नैट उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जबकि दूसरी तरफ हमें पालाई को दिखाते हैं। वो जैसे ही घर लौटती है तो उसे एक कॉल आती है उसी अटर्नी सोवित की। उसने उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था और यहाँ पर जब वो उसे मिलने के लिए आती है तो वो अंकल उसे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, जो कुछ भी तुम्हारे मॉम डैड के साथ हुआ वो रोजाना मेरे सपने में आते हैं और मुझसे इंसाफ मांगते हैं। वो यहाँ पर कुछ पैसे देते हैं पालाई को और कहते हैं मैं तुम्हें सिर्फ इतनी ही एडवाइस कर सकता हूँ कि अपने रिलेटिव से फासला रखो, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे अंदर ही हैं। और बस इतना ही कहकर वो चले जाते हैं कि फिर मिलने के लिए मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगा। जबकि उधर आंटी राशिका को भी पता चल गया था कि पलाई मिडनाइट किसी से मिलने के लिए गई है और उसने सर्वेंट से कहकर डोर भी क्लोज करा दिया था। बहुत मुश्किल से कुछ लॉयल सर्वेंट्स यहाँ पर उसके लिए एक दरवाजा खोलते हैं जिसकी वजह से पालाई अपनी गाड़ी के बिना घर में एंटर हो ही जाती है। जबकि नेक्स्ट डे जैन जैंग को पता चलता है ऑफिस में जाकर कि पालाई ने आज छुट्टी ली है। ये सुनते ही उसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो सोचने लगती है कि वो पता नहीं कहाँ गई होगी, जबकि पालाई आज उसी अटॉर्नी सोवित से मिलने के लिए गई हुई थी जिसने उसे एक लोकेशन पर बुलाया था। जबकि जैन जैंग उधर पागल हो रही थी। वो यही पता कर रही थी कि शिवा कहाँ है। शिवा तो एक मीटिंग के लिए था, उससे बात ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैन जैंग को यही शक था कि कहीं शिवा को बताने के लिए पालाई कोई चाल तो नहीं चल रही, इसीलिए ऑफिस से छुट्टी ली होगी। वो तो बस यही सोच सोच के साइकोपैथ बनती चली जा रही थी। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते अटॉर्नी स्वीट तो मिलता नहीं है, लेकिन उसकी लाश जरूर मिलती है। अब ये देखते ही पालाई बहुत परेशान हो जाती है और सीधी घर पहुंचती है और सोचने लगती है कि वो मुझे क्या कहना चाहते थे कि अपने रिश्तेदारों से फासला रखूं। और वहीं पर ही आंटी राशिका सामने आ जाती है और वो यही सोच रही थी कि कहीं यही तो मेरे दुश्मन नहीं। जबकि उधर थाना को पुलिस के थ्रू इतना पता चल चुका था कि उसके डैड जिस तरह से मिसिंग हुए हैं उनके बचने के चांसेस नहीं है और इस सब के पीछे मिस्टर सौरा का हाथ हो सकता है, लेकिन कोई पक्के सबूत नहीं मिले थे। मिस्टर सौरा वही थे शिवा के डैड। जबकि उधर हमें आंटी राशिका को दिखाते हैं जो कि ऊपर से बड़े प्यार प्यार से पलाई का हाथ थामती है और उससे कहती है कि पता है इस वक्त तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम बिल्कुल सड़क पर आ चुकी हो, ना बिजनेस है, कुछ भी नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे वही दिन याद आते हैं जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। जैन जैंग भी भूखी थी, ऑल्दो इस सब पर मेरा भी अधिकार था, लेकिन मुझे एक बाहर का समझकर हर चीज से बाहर कर दिया गया और मुझे भीख मांगनी पड़ी। आज उनकी बातें और उनकी नजरें देखकर पालाई को नजर आ रहा था कि इनके अंदर बदले की आग किस तरह से भड़क रही है और शायद यही वो वजह होगी कि उसके मॉम डैड को इन्होंने निशाना बनाया है। अब थोड़ी ही देर बाद एक और बात पालाई को पता चलती है अपने कुछ लॉयल असिस्टेंट्स के थ्रू, और वो ये थी कि जो फैक्ट्री इतनी मुश्किल से उसके डैड ने एस्टेब्लिश की थी, आजकल उस फैक्ट्री को खाली किया जा रहा था ताकि उसे बेचने की तैयारी की जा सके। ये बात पालाई को पता चलती है और वो फैक्ट्री में जाकर काफी लड़ाई करती है। यहाँ से उसकी बचपन की बहुत यादें जुड़ी हुई थी। उसने अपने डैड से वादा किया था कि बड़े होकर आपकी तरह मेहनत करूंगी और इस फैक्ट्री को मैं आगे एस्टेब्लिश करूंगी, लेकिन लगता था अब ये वादा पूरा करने की हालत में नहीं वो। जबकि उधर शिवा अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गया हुआ था जो कि डॉक्टर नी ही थी और यहाँ पर वो दोनों जिस तरह से बातें कर रहे थे तो उनको देखकर यही लगता है कि वो दोनों पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं, एक दूसरे के एक्स हैं, लेकिन अब सिर्फ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं।
उधर पालाई ने घर पर अपने एक मुलाजिम को बोल दिया था कि सिर्फ एक मेरी गाड़ी बचा लो, बाकी मम्मी डैडी की सारी गाड़ियां बेच दो, इससे पहले कि कोई और इनको बर्बाद करे। पालाई के पास इस वक्त 3 सर्वेंट्स ऐसे थे जो उसके साथ और उसकी फैमिली के साथ रियल में लॉयल थे, और वो उनके साथ एक टीम बना लेती है ताकि फ्यूचर में अपने आप को सिक्योर कर सके। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी जैन जैंग से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसके डैड की गाड़ियों को खरीदना चाहती थी, वहां से मूव कराना चाहती थी कि पार्किंग स्पेस नहीं बची इस घर में। यहाँ पर आंटी रास्तिका बहुत मुश्किल से उनकी लड़ाई को कंट्रोल करती हैं और उसके बाद पलाई को वार्न कर देती हैं कि गाड़ियां एक ही दिन के अंदर अंदर कहीं ठिकाने लगाओ, वरना फोकलिफ्ट मंगवाऊंगी और इन्हें ट्रैश में फेंकवा दूंगी। और इतने में ही पालाई को पता चलता है कि गाड़ियां बेचने का इंतजाम हो चुका है। ये सुनकर रास्तिका भी परेशान हो जाती है। अब वो जाती है एक रेस्टोरेंट में जहां पर उसकी टेबल नंबर 15 बुक थी। अब उसी टेबल पर आकर उसके सामने शिवा बैठ जाता है और कहता है कि मैंने ये बुक कराई है, लेकिन उसे अभी भी शक था कि ये उससे कोई मजाक कर रहा है। वो एक्चुअली शिवा से कोई नाता कोई रिश्ता नहीं चाहती थी, लेकिन इन दी एंड पता चलता है कि वो उसके डैड्स की गाड़ियों में इंटरेस्टेड है। शिवा तो बहुत कहता है कि तुम्हारे डैड और मैं एक ही कार क्लब से थे, लेकिन इन दी एंड पलाई वहां से चली जाती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी क्योंकि तुम बहुत बदतमीज हो। एक्चुअली गलती से शिवा के मुंह से निकल गया था कि तुम सिर्फ सुंदर दिखती हो, लगता है अकल नहीं इतनी। अब यही बात वो अपने फ्रेंड नैट से शेयर करता है तो वो उसे बोलता है कि अगर देखा जाए तो आपने उसकी तारीफ नहीं, वाकई इंसल्ट ही करी थी। स्मार्ट गर्ल्स इस बात को अपनी इंसल्ट ही समझती हैं। अब नेक्स्ट डे जैसे ही ऑफिस में पालाई पहुंचती है तो वहां पर जैन जैंग उससे दोबारा लड़ाई करने लगती है। आंटी रास्तिका पालाई को साइड पर लेकर जाती है और उसे एक ऑफर देने लगती है कि ये पैसे ले लो और अपनी गाड़ियों से हाथ उठा लो। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसे एक और बायर मिल चुका है जिसने डिपॉजिट भी सबमिट करा लिया है। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है और रास्तिका सैड। अब वो गाड़ियां तो बिक चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ उसे एक और बात भी पता चलती है कि उसके डैड की वो वाली गाड़ी जिसमें उनका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी स्पेयर की एक दिन मिसिंग हो गई थी और इसी बात से उसे शक हो जाता है। और ये मिसिंग हुई थी और उसके बाद शक किसी और पर नहीं बल्कि आंटी रास्तिका के ही ड्राइवर पर जाता था। अब वो थोड़ा बहुत सर्च करती है और उसे शक यकीन में बदलने लगता है कि किसी ने उस दिन पार्किंग में खड़े होकर उसके डैड की गाड़ी के साथ कोई गड़बड़ की थी उसकी स्पेयर की के थ्रू। अब वो पार्किंग में इन्वेस्टिगेशन कराती है तो पता चलता है कि वाकई वहां पर एक ड्राइवर आया था, लेकिन वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने सिर्फ उसकी बैक साइड देखी थी, इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि वो कौन इंसान था। पर पालाई कहने लगती है कि मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुकी हूँ अपने मम्मी डैडी का बदला लेने के लिए, इसलिए मैं हर चाल अब सोच समझ के चलूंगी। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वो सारी गाड़ियां एक्चुअली शिवा ने इनडायरेक्टली खरीद ली थी, खुद सामने आए बगैर। आज वो अपने घर पर बैठा हुआ था कि वहाँ पर बहाने बहाने से जैन जैंग भी मिलने के लिए आ जाती है, और जब वो वहाँ से वापस बाहर जा रही थी तो उसने कुछ गाड़ियां देखी थी। वो नंबर प्लेट से पहचान जाती है कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि पालाई की ही है। अब वो तो गुस्से से चिल्लाने लग जाती है। वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि शिवा उसकी बजाय पालाई में ज्यादा इंटरेस्ट ले। जबकि उसी टाइम पर हमें थाना को दिखाते हैं। वो पालाई से मिलने के लिए जाता है और अपने डैड के बारे में उसे इन्फॉर्म करता है कि मिस्टर सौरा इस सब में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि शिवा के डैड हैं। शिवा के डैड के बहुत से इल्लीगल काम थे और उसके सबूत भी उसके पास पहुंच चुके थे उसके एक पुलिस वाले फ्रेंड के थ्रू। और जैन जैंग जैसे ही घर पहुंचती है वो सीधी चली जाती है पालाई के मॉम डैड के रूम में और उनकी चीजें तोड़ने लग जाती है। पालाई ऊपर से आती है और यहाँ पर उन दोनों की जोरदार लड़ाई होती है। यहाँ पर जैन जैंग ने उसकी मम्मी डैडी की एक बहुत खूबसूरत फोटो भी तोड़ दी थी, और ये देखकर जिस तरह से पालाई रोती है और दुखी होती है, ये देखकर जैन जैंग को बहुत सुकून मिलता है और वो जल्दी में वहां से निकल जाती है इससे पहले कि पालाई उस पर हमला करती। और फिर इसके बाद हमें एक और बात भी पता चलती है कि एक्चुअली पालाई ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी थी। उसने थाना के टैब को चोरी चोरी अपने बैग में डाल दिया था और उसको यही दिखाया था कि जैसे वो उसे अपना टैब समझकर लेकर चली गई है, और उसने वहां से सारा डाटा निकालकर शेयर कर लिया था। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा तो होती है थाना से, लेकिन फिर सोचने लगती है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत इस वक्त डेस्परेट हूं, अपने माँ बाप का बदला लिए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगी। जबकि जैन जैंग आज शिवा और उसकी फैमिली के साथ एक ऑर्फनेज में गई हुई थी और यहाँ पर वो लोग कुछ कंट्रीब्यूशन और चैरिटीज वगैरह कर रहे थे। यहाँ पर जैन जैंग ने जानबूझकर एक चाल चली थी और मीडिया वालों और रिपोर्टर्स को वहाँ पर चोरी चोरी बुला लिया था ताकि वो और शिवा सबके सामने नजर आए इकट्ठे इकट्ठे। और इतने में पालाई भी वहीं पर पहुंच जाती है और ये देखकर खुश हो जाती है कि अच्छा रिपोर्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं।
वेल अब जैन जैंग और सिवा बच्चों के साथ खड़े हुए थे। रिपोर्टर्स फोटो बना ही रहे थे कि यहाँ पर कोई और भी फोटोज में आ जाता है, और वो थी पालाए, जो कि वहाँ चैरिटी देने के बहाने से आई थी। अब वो जिस तरह से सिवा के साथ साथ खड़े होकर फोटोज बनाती है, जैन जैंग के तो दिल में आग ही लग जाती है, लेकिन वो ऊपर से कुछ दिखा भी नहीं सकती थी। और तो और वहाँ से जाने से पहले जैन जैंग को दिखाने के लिए वो सिवा को कह कर भी जाती है कि अगर आपको मेरे में कोई भी इंटरेस्ट हो, मेरे बारे में कुछ और जानना हो, तो मुझे कॉल जरूर करना। जैन जैंग तो पहले ही एक साइकोपैथ टाइप की लड़की थी, और यहाँ पर पालाय ने एक चाल चली थी। आंटी राशिका ने उससे उसके रिश्ते छीने थे, तो उसने भी सोच लिया था कि जैन जैंग को इस हाल तक पहुंचा लेगी कि वो अपनी बेटी के लिए तड़पती रहेगी। और फिर उसके बाद वो सीधा पहुंच जाती है फैक्ट्री में, जिस टाइम पर आंटी राशिका एक इन्वेस्टर को बुलाकर वो फैक्ट्री बेचने की तैयारी कर रही थी। वो ऊपर से तो बहुत अच्छी नीस बनने की कोशिश करती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी मैसेज दे देती है कि फैक्ट्री में बेचने नहीं दूंगी, क्योंकि इसकी असली मालिकन मैं हूँ। और इसके अलावा उसने एक और भी चाल चली थी। आंटी राशिका के राइट हैंड को एक मुकदमे में फंसाकर उसने थाने में भी पहुंचा दिया था। और आज था भी फ्राइडे, 2 दिन की छुट्टी थी, वो अंदर ही पड़ा सड़ता रहेगा और बेल भी नहीं हो पाएगी। अब ऑफ कोर्स आंटी राशिका ने और जैन जैंग ने भी बदला तो लेना था। अगले दिन ऑफिस में उसे खबर मिलती है कि उसे प्रमोट कर दिया गया है डिपार्टमेंट का हेड बनाकर, और डिपार्टमेंट था क्लीनिंग डिपार्टमेंट, यानी कि अब उसे मेड्स के साथ मिलकर वहाँ पर काम करना होगा उनकी हेड बन के। जैन जैंग उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। जबकि उसके बाद जैसे ही वो घर वापस लौटती है तो रात को 8 बजे उठकर बैठ जाती है थोड़ा रेस्ट करने के बाद, और कहती है कि मैं एक ड्यूटी अंजाम देने जा रही हूँ। अब वो अच्छे से मेकअप करती है, तैयार हो जाती है और एक रेस्टोरेंट में जाती है सिवा से मिलने के लिए। उसने सिवा को बुलाया था और खुद इतनी अच्छी रेडी हुई थी कि सिवा उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो उसे थैंक्स करती है कि मेरी गाड़ियों को लेकर हमारी लड़ाई हो गई थी, लेकिन इवेंचुअली आप नहीं खरीदी हैं। सिवा बोलता है अगर आइंदा भी कभी मेरी कहीं जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। वो कहती है हाँ जी जरूरत तो है, मैं शादी करना चाहती हूँ। वो पूछता है किससे, तो वो कहने लगती है कि अगर आप खुश हो तो आपसे ही। ये सुनते ही सिवा हैरान रह जाता है। लव एट फर्स्ट साइट तो उसे हो ही चुका था पालाय से, लेकिन फिर भी वो हैरान था कि ये बात वो डायरेक्टली कैसे कर सकती है, सीधी शादी की। तो आगे से वो उससे कहने लगती है कि अगर तुम अपने डैड की, अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाना चाहते हो कि उनके इलीगल काम सारी दुनिया के सामने ना आए, तो तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी। मुझे एक फाउंडेशन चाहिए, एक पैसे वाला पति चाहिए, नाम वाला, वो तुम मुझे दोगे। और ये कहती हुई चली जाती है कि रात को इंतजार करना मेरी तरफ से सबूतों का। अब वही सबूत जो उसने थाना के फोन से लिए थे वो सारे वो उसको सेंड कर देती है और दिखाती है कि उसके डैड किस तरह से इलीगल कामों में पड़े हुए हैं, और यही सारा कुछ वो मीडिया के सामने ले आएगी। सिवा अपने डैड से, अपनी मॉम से, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। वो कभी भी ऐसा होता नहीं देख सकता था। वो खुद भी सोच में पड़ जाता है, जबकि मॉम डैड की तो वैसे ही हमेशा लड़ाई ही रहती थी। वो सेपरेटेड तो थे इतने सालों से, लेकिन फिर भी डैड मॉम को डिवोर्स नहीं देने के लिए रेडी होते थे। जबकि उधर आज मेड के कपड़े पहने हुए पालाय ऑफिस में काम कर रही थी, और यहीं पर ही जैन जैंग की उससे लड़ाई हो जाती है। वो दोनों लड़ रही थी कि ऊपर से सिवा आ जाता है, पालाय को हाथ पकड़ के साइड पर ले जाता है कि इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये देखकर जैन जैंग फिर गुस्से से पागल होने लगती है, लेकिन सिवा उसे सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी तो मैं ऐसे कभी भी नहीं मानूंगा, मैं तुमसे शादी करने का सोच भी नहीं सकता, और वैसे भी मेरे डैड ऐसे काम नहीं करते। इतने में कोई उनको तलाश करते हुए आता है और वो दोनों एक साइड पर जाकर छुप जाते हैं। अब जैन जैंग जिस तरह से गुस्से से पागल हो रही थी, ये सारा कुछ अपनी आंखों से सिवा भी देख चुका था। वो जाते जाते उसे बाय कहते हुए जाता है, लेकिन हैरान रह जाता है उसका ये रूप देखते हुए। अब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो पालाय को यही कहता है कि ब्लैकमेलिंग करना एक क्राइम है, तुम जेल में सड़ोगी। तो पालाय कहने लगती है कि अकेली नहीं, तुम्हारे डैड को भी साथ घसीट के लेकर जाऊंगी। ये कहती हुई वो चली जाती है। आते हैं कि थाना एक दफा वीडियो कॉल करता है पालाय को, तो उससे पता चलता है कि उसने हाउस कीपिंग वाला ड्रेस पहना हुआ है। वो ये देखते ही काफी परेशान हो जाता है। जैसे ही उसे मालूम पड़ता है कि पालाय बेचारी को अपने ही डैड के ऑफिस में हाउस कीपिंग का हेड बना दिया गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद थाना की ममा उसे कहने लगती हैं कि मुझे पालाय बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड की भी यही इच्छा थी कि वही हमारी होने वाली बहू बने। वो उसे इनकरेज करती हैं कि तुम किसी तरह से जाओ और उसे प्रपोज करो। दोनों फैमिलीज के लगता है माइंड में पहले ये बात बैठ चुकी थी कि अगर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो वो उनकी शादी करा देंगे।
जबकि उधर शिवा बेचारी की तो नींद ही उड़ी हुई थी। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था और अपने डैड के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराई तो पता चला कि जो बातें उसे पालाय ने सेंड करी थी वो सारी की सारी बिल्कुल सच्ची थी। और तो और पालाय ने आज फिर से उसे यही कहा था कि मिडनाइट को तुम्हें एक कोड मिलेगा जो कि थोड़ी देर के लिए तुम्हें एक और डॉक्यूमेंट दिखाएगा और उसमें उसके डैड की कोई और इलीगल कामों के सबूत थे। साथ ही साथ पालाय उसे वार्न कर देती है कि कल तक की डेडलाइन है तुम्हारे पास हमारी शादी के लिए। वो कॉल काटती है और उसके बाद एक्चुअली वो थाना के साथ बाहर खाना खाने के लिए आई हुई थी। थाना ने सोचा था कि आज उसे प्रपोज करेगा, लेकिन पालाय तो बस अपनी ही लाइफ में इतनी मगन थी। वो यही कहती है कि आज मैं जल्दी घर वापस जा रही हूँ और ये सुनते ही थाना भी प्रपोज करने का आइडिया साइड पर रखकर उसे वापस ड्रॉप करने लगता है। जबकि आधी रात को शिवा को पता चलता है कि उसके डैड ने इलीगल एक्सपायर्ड ड्रग्स की जो स्मगलिंग की थी उसकी वजह से बहुत से लोगों की जान भी चली गई थी। यही इन्फॉर्मेशन उसे पालाय देती है और कहती है कि कल मुझसे मिलने के लिए आना, हम डिस्कशन कर लेंगे हमारी शादी की। शिवा तो बहुत गुस्से में था, लेकिन वो जब भी किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन कराता था तो पालाय की हर बात बिल्कुल सच्ची निकलती थी। जबकि उधर थाना आज अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गया था और वो डॉक्टर नीचा थी और इस तरह से थाना का नीचा से इंट्रोडक्शन होता है। अब थाना तो हॉस्पिटल से जब निकल रहा था तो वहीं पर ही वो शिवा को देखता है। शिवा उसी टाइम पर पालाय को कह रहा था कि मेरा वेट करो, मैं भी इमरजेंसी में हूँ, थोड़ी देर बाद तुम्हें मिलने के लिए आऊंगा, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। और ये बात थाना सुन लेता है और हैरान रह जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने पालाय को कॉल की थी और वो कह रही थी कि मैं जरा अपने ऑफिस के काम में बिजी हूँ। और बस इसी ख्यालों में वो चल रहा था कि यहाँ पर उसकी टक्कर हो जाती है डॉक्टर नीचा से और उस बेचारी का पैर ही मुड़ गया था। शिवा एक्चुअली जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल आया था क्योंकि उसे पता चला था कि उसकी मम्मी बेहोश हो गई हैं और उस वक्त जैन जैंग थी जो हॉस्पिटल में उसकी मम्मी को गिरे हुए देख लेती है और उनका ख्याल रखती है। अब एक तरफ पालाय उसे बार बार ब्लैकमेल करके बुला रही थी तो अपनी मम्मी को वो जैन जैंग के पास छोड़कर खुद चला जाता है पालाय से मिलने के लिए। वहां पर वो उससे कहने लगता है कि शादी की बकवास छोड़ो, ये लो, ये चेक लो और यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन पालाय उसका चेक फाड़ देती है और उससे कहती है ठीक है, तुम्हारी डेडलाइन खत्म हुई, अब कल का दिन ऐसा निकलेगा कि तुम खुद मेरे पास आओगे और कहोगे कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। और फिर इस सब के बाद पालाय को एक और बात पता चलती है और वो ये थी कि वो अटॉर्नी जिसकी डेथ हो गई थी उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि पालाय को भेजे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो उसके ऑफिस के एड्रेस पर चले गए थे, लेकिन ऑफिस में उनकी बातें एक और लड़की सुन लेती है जो कि राशिका के लिए काम करती थी और उसने फैसला कर लिया था कि वो पहले ही वो डॉक्यूमेंट्स चुरा लेगी। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि शिवा के डैड हॉस्पिटल में आते हैं और यहाँ पर मम्मी डैडी की एक दफा फिर से लड़ाई होती है, जिसके बाद मम्मी की स्ट्रेस की वजह से कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उनका हार्ट ही कोलैप्स करने लगा था। अब एक तरफ उसकी मम्मी सीरियस थी जबकि दूसरी तरफ उसके डैड की वजह से उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। शिवा यही सोचने लगता है और उसने पालाय की बात ना मानी तो उसकी मॉम को अगर डैड की ये सारी हकीकत पता चली तो उसके बाद उसकी मम्मी तो शायद इस दुनिया से ही चली जाएंगी। तो अब शिवा शाम को पालाय को कहता है मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। जैसे ही वो नीचे आती है तो वो गुस्से से पागल हो रहा था और उससे कहता है कि अब तुम सेटिस्फाइड हो, ठीक है हम कल के ही दिन शादी करेंगे। बहुत ज्यादा ड्रंक भी था और कहता है यही तुम चाहती थी ना, मैं अपने मुंह से तुम्हें शादी के लिए कह रहा हूँ, प्लीज अब खामोश रहना। अब उसी वक्त वहां से आंटी राशिका की गाड़ी गुजरने वाली थी कि यहाँ पर शिवा और पालाय दोनों गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। जबकि उधर पालाय ने तो अपनी पैकिंग भी स्टार्ट कर ली थी क्योंकि ऑफ कोर्स अब वो अपने हस्बैंड के घर पर रहेगी, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी पर्सनल सर्वेंट पैंग को भी रेडी कर लेती है कि तुम मेरे साथ ही चलोगी जहां भी मैं जाऊंगी। पालाय नेक्स्ट डे मिलने के लिए जाती है शिवा से और वो उसे एक ऐसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है जो कि हॉन्टेड हाउस ज्यादा लग रही थी और साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि यहाँ पर घोस्ट्स भी रहते हैं, रात को अगर अजीब अजीब आवाजें आए तो डरने की जरूरत नहीं। और उसके बाद वो दोनों एक मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर लेते हैं। यहाँ पर पालाय ने उसे यही कहा था कि जब मेरा काम हो जाएगा, मेरा मिशन कंप्लीट, तो उसके बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे, हमारे रास्ते अलग होंगे। और तब तक के लिए उन दोनों ने दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ अपनी मैरिज रजिस्टर करी थी। तो हम आई थिंक इसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी कह सकते हैं। वेल, अब एक दफा शिवा वहां से चला गया था, लेकिन तंग करने के लिए उसने पालाय को ऐसी ऐसी बातें बताई थी कि जिसकी वजह से इस घर में रहते हुए उसे वाकई डर लग रहा था। जबकि उधर थाना को दिखाते हैं, वो आज डॉक्टर नीचा से सॉरी करने के लिए आया था और उसके लिए बुके भी लाया होता है। लेकिन मजे की बात है कि बुके उसने एक बैग के अंदर करके रखे हुए थे और ये बात डॉक्टर नीचा को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि क्या तुम अगर किसी गर्ल को बुके दोगे तो इस तरह से। तो थाना के मुंह से निकल जाता है कि मैंने पालाय को हमेशा ऐसे ही दिए, उसने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं करी। और यहीं से ही नीचा को लगता है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसका नाम पालाय है।
जबकि उसी टाइम पर हमें घर में दिखाते हैं पालाए अपनी पैकिंग करके वहां से जाने ही वाली थी। अपना मैरिज सर्टिफिकेट खोलकर चेक कर रही थी और ऊपर ही मम्मी डैडी की फोटोज रख देती है। इतने में उसे घर में लड़ाई की आवाजें आती हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ वहीं से ही वो बाहर भाग जाती है। पता चलता है कि पैंग की दूसरे सर्वेंट से और जैन जैंग से लड़ाई हो रही थी। यहाँ पर जैन जैंग उसे ब्लैकमेल करती है कि तुम्हारी पैंग को तो मैं अभी पुलिस से पकड़वा दूंगी, क्योंकि उसने उनसे छीन कर नाइफ उन पर ही तान लिया था और मर्डर अटेम्प्ट की वजह से वो बहुत साल जेल में ही काटेगी। वो बोलती है कि मैं छोड़ सकती हूँ लेकिन इस शर्त पर कि पालाए मेरे पैरों में बैठकर मुझसे माफी मांगे और रिक्वेस्ट करे। अब पालाए अपनी लॉयल सर्वेंट की वजह से ये करने को भी रेडी हो जाती है। जैन जैंग बहुत नखरे में आती हुई वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पालाए उसकी हर चीज थोड़े ही दिनों में मट्टी में मिलाने वाली है। उधर आंटी राशिका पालाए के कमरे में आती है और वहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट खुला देख लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे उठाकर पढ़ती ऊपर से पालाए पहुँच जाती है। और यहाँ पर आंटी राशिका को यही लगता है कि शायद इसने थाना से मैरिज कर ली है और अब ये इस घर से जा रही है। आंटी राशिका तो बड़ी मीठी बनने की कोशिश करती है कि बेशक तुम यहाँ से चली जाओ, ये घर मेरे नाम पर तो है लेकिन फिर भी तुम्हारा इस पर अधिकार है, जब दिल चाहे आ जाना। और जैन जैंग की भी खुशी देखने वाली थी। फाइनली उसे लग रहा था कि पालाए थाना से शादी करके इस घर से दफा हो रही है। वो तो पालाए को सी ऑफ करने की भी बात करती है, लेकिन वो कहती है नहीं, मेरे हस्बैंड ने ड्राइवर भेज दिया है। अब यहाँ पर वो हैरान होते हैं कि थाना इतना तो अमीर नहीं है, उसका ड्राइवर कहाँ से आ गया। तो वो लोग भी नजर रखने लगते हैं कि थाना ने इसके लिए कौन सी गाड़ी भेजी है, और गाड़ी भी थोड़ी लग्जरी टाइप की थी। तो वो दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती हैं। जबकि उधर पालाए जाती है सीधी शिवा के घर पर। शिवा के घर का फ्रंट तो बहुत सुंदर था, लगता था कि उसकी असली फैमिली यहीं पर ही रहती है, लेकिन घर के बैकयार्ड पर एक छोटा सा पोर्शन था और उसी पोर्शन में जाकर अब पालाए ने रहना था। पालाए का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो इस छोटी सी जगह पर रहने के लिए भी रेडी हो जाती है। जबकि उधर जैन जैंग वो आजकल शिवा की मम्मी का बहुत ख्याल रख रही थी। शिवा की मम्मी कहने लगती है कि मेरा मन करता है मैं तुम्हें अपनी बहू बना लूं, अगर शिवा राजी हो तो। और ये सुनते ही जैंग जैंग इतनी खुश होती है कि वो बाहर निकलती है और अपनी खुशी को कंट्रोल करने के लिए उसे मेडिसिन लेनी पड़ती है। एक्चुअली उसकी कोई ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी थी कि ज्यादा खुशी और ज्यादा गुस्सा दोनों ही उससे बर्दाश्त नहीं होते थे। अब थोड़ी देर बाद वो दोबारा कमरे में आती है, तब शिवा भी वहाँ पर आया हुआ था और मम्मी शिवा से कहने लगती है कि मैंने जैन जैंग से अपनी बहू बनने की रिक्वेस्ट करी है। अब ये सुनते शिवा तो परेशान हो जाता है, लेकिन अपनी मम्मी के सामने एकदम से इनकार भी नहीं कर सकता था क्योंकि मम्मी की तबीयत पहले ही खराब थी। जबकि उधर हमें पालाए को दिखाते हैं। पालाए और पैंग हैरान रह जाते हैं। आज शिवा ने उस घर को कुछ साफ तो कराया हुआ था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी लिजर्ड्स भी थी, जिसकी वजह से पैंग और पालाए दोनों बहुत डरी हुई थी। लेकिन इतने में वहाँ पर शिवा पहुंच जाता है। शिवा हाथ पकड़कर पालाए को अंदर लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुम इस घर से बाहर नहीं निकल सकती, इस पोर्शन से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी ना। मैंने पहले सोचा था कि अपनी मम्मी को सारा कुछ बता दूंगा और वो इतनी बीमार है कि मैं उनको ये शौक नहीं दे सकता, इसलिए हमारी शादी अब सीक्रेट ही रहेगी। अब हमें रात का सीन दिखाते हैं। पालाए अपने कमरे में थी तो यहाँ पर शिवा भी उस कमरे में आ जाता है। पालाए बहुत कहती है कि ऐसा सोचना भी ना, लेकिन शिवा का कहना था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हस्बैंड और वाइफ का एक ही बेड और एक ही कमरा होता है, इसलिए अच्छी वाइफ बनो, जल्दी से जाओ, शावर लेकर और खुशबू लगाकर मेरे पास आ जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद पालाए आती जरूर है, पर अपने साथ पैंग को भी लेकर आती है, और तो और उसने पैंग को उन दोनों के बीच में ही लिटाकर सुला दिया था। अब नेक्स्ट डे पालाए कुछ ऐसा करती है कि एक सीढ़ी रखकर दीवार फलांग के घर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसे एक जरूरी काम करने जाना था। अटर्नी सुवीत ने अपना एक और असिस्टेंट रखा हुआ था, जिसे उसने पालाए का काम हैंडल करने को बोला था। जबकि उधर शिवा आज हॉस्पिटल में जब जाता है तो देखता है कि वहाँ पर जैन जैंग खुद के लिए कुछ मेडिसिन ले रही है, और वो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड। वो यही सोचने लगता है कि इसकी साइकी को क्या प्रॉब्लम है। जबकि उधर दिखाते हैं कि पालाए का कोई पीछा कर रहा था जब वो उस नए लॉयर से मिलने के लिए जाती है, लेकिन इस दफा पालाए ने भी पूरी चालाकी से सारी तैयारी की हुई थी। वो जो कोई भी पीछा कर रहा था वो लोग उसको ही उठा लेते हैं, और इतने में दिखाते हैं कि शिवा जाता है पालाए के पास और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम घर से बाहर क्यों निकली। यहाँ पर वो उसे हाथ पकड़ के जबरदस्ती उससे कोई बात कर रहा था कि ऊपर से थाना पहुंच जाता है, और थाना को देखकर पालाए एकदम डर जाती है। वो नहीं चाहती थी कि इसे कुछ भी पता चले। वो झूठ बोल देती है कि यहाँ पर शिवा बस मुझे अचानक से दिखा था, लेकिन थाना को जरूर शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है पालाए और शिवा के बीच में। यहाँ से वो थाना से मिलती है और उसके बाद उसे कहती है कि मुझे मेरे ऑफिस में ही छोड़ दो, लेकिन ऑफिस के बाद थाना उसका पीछा करता रहता है और वो देख लेता है कि ये कहाँ गई है। जब वो पीछा करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि शिवा का ही है, जिसमें रात के टाइम पर पालाए आई है। अब पालाए रात को चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वो तो अपने कपड़े भी उतार रही थी, मुड़कर अचानक से देखती है तो शिवा पीछे बैठा हुआ था।
अब वो तो उसे कमरे से निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन शिवा कहता है नहीं, मैं यहीं पर रहूंगा, ये मेरा अधिकार है। और फिर उससे कहने लगता है कि मुझे इतना बताओ कि तुम किसके लिए काम कर रही हो। और अब शिवा को शक हो चुका था और वो पलाय से कहता है कि इतना मुझे अंदाजा है ये सारी इन्फॉर्मेशन तुमने इकट्ठी नहीं करी। और उसे ये भी शक था कि शायद इसने कहीं थाना से ये इन्फॉर्मेशन ली होगी। अब उसके बाद वो किसी धोखे से पालाई को कमरे से बाहर निकाल देता है और अंदर की तलाशी लेने लगता है कि और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन से छुपा कर रखी है। लेकिन पालाई भी हार मानने वाली नहीं थी। वो भी सीढ़ी लगाकर ऊपर छत पर चढ़ जाती है और विंडो के रास्ते अंदर दाखिल होकर वो दोनों लड़ रहे थे। और पलाय तो चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रही थी, एक लड़की के कमरे में घुसते हो, तुम्हारे मम्मी डैडी ने कोई मैनर्स नहीं सिखाए तुम्हें। और बस उनकी लड़ाई झगड़े की ये आवाज डैड भी सुन लेते हैं, जो कि उस टाइम पर लॉन में खड़े वॉक कर रहे थे। और बस वो दोनों रंगे हाथों पकड़े जा चुके थे। अब डैड उन दोनों को सामने बिठाते हैं और पलाय को कहने लगते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है, मैंने तो अपने बच्चे को बहुत अच्छे मैनर्स सिखाए हैं। अब पलाय को डैड से माफी मांगनी पड़ती है। डैड पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ इकट्ठे क्या कर रहे हो, एक दूसरे के क्या लगते हो। और वो दोनों शक्ल बनाकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। डैड कहते हैं ठीक है, आपस में डिसाइड कर लो कि तुम दोनों क्या लगते हो, बाद में सोच समझ कर मुझे बता देना। और फिर उसके बाद नाश्ते की टेबल पर भी शिवा पलाय को काफी डांटता है और कहता है मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, जैसे कल मेरे डैड के सामने अपीयर हो गई थी, इस तरह से अपनी खूबसूरत शक्ल लेकर मेरी मम्मी के सामने न चली जाना। और फिर उसके बाद वो दोनों अपने काम पर चले जाते हैं। पलाय को सेफली उसके ऑफिस तक पहुंचाना और वहां से वापस रिसीव करना, ये सब शिवा की जिम्मेदारी थी। और थाना ने भी ये सारा कुछ देख लिया था। वो उनके घर के बाहर खड़ा पहरा दे रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद उसका बहुत दिल टूट जाता है और उसे शक होने लगता है कि शिवा से पलाय का आखिर क्या रिश्ता है, ये उसके घर पर क्यों रहती है। जबकि आज पलाय को अपने कमरे में जैन जैंग ऑफिस में बुलाती है और उससे कहने लगती है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, जरा मेरी हेल्प तो करो। वेडिंग ड्रेस चूज करने में उसे दिक्कत हो रही थी। वो जानबूझकर पलाय को जलाना चाहती थी, लेकिन पलाय गुस्से में वहां से ये कहती हुई निकल जाती है कि देख लेना, तुम्हारा बहुत बुरी तरह से दिल टूटने वाला है। जबकि उधर शिवा अपने डैड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करा रहा था। एक और सबूत उसके हाथ फिर से लगा था और उसके बाद उसे ऐसी डिस्गस्टिंग सी फीलिंग आने लगती है कि बेचारे की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके डैड जिनसे वो इतना प्यार करता है उनकी रियलिटी इस तरह की होगी। जबकि उधर आंटी राशिका, उन्होंने पलाय पर नजर रखी हुई थी। पलाय अपने असिस्टेंट को एक दफा बता रही थी, असिस्टेंट से ज्यादा उसकी वो फ्रेंड भी लगती थी। उसे यही कहा था कि मैं शिवा के घर पर रहती हूँ और ये सब कुछ आंटी राशिका भी सुन लेती हैं। और फिर आंटी राशिका शिवा की मम्मी से मिलने के बहाने उनके घर पहुंच जाती हैं। मम्मी तो घर पर थी नहीं, उस वक्त सिर्फ मेड्स थी। तो वो इधर उधर घर में जाकर तलाशी लेने लगती हैं और उन्हें बैकयार्ड वाला घर काफी सस्पिशियस दिखाई दे रहा था। अब वो उस घर में घुसकर अंदर की तलाशी ले रही होती हैं, तो वहीं पर ही उन्हें शक हो जाता है। पलाय के होने के सबूत वहां पर मिल चुके थे। लेकिन उसी टाइम पर ऊपर से शिवा की मॉम भी आ जाती है। वो उन्हें साइड पर अपने घर लेकर चली जाती है। और आंटी राशिका ने बहाना कर दिया था कि मुझे उस तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं वहां पर देखने के लिए गई थी। और बस इसी तरह से अब शिवा की मम्मी को भी पता चल जाता है कि बैकयार्ड में कोई रहता है। वो वहां पर जाती हैं और पैंग को पकड़ लेती हैं। वो उसे बहुत डांटती हैं और उसे पूछने लगती हैं कि तुम्हारी मैडम कौन है और उसका शिवा से क्या रिश्ता है। और पलाय का नाम सुनते ही उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। जबकि उधर शिवा, उसका तो घर जाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो आज वो नीचा और नैत के घर चला जाता है। नीचा ने भी नोटिस किया था कि शिवा बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, लेकिन नैत को भी इसकी वजह नहीं पता थी क्योंकि ये सारा कुछ उसने सीक्रेट रखा हुआ था। जबकि उधर पलाय आज अपनी आंटी के घर जाती है, थाना वाले घर पर। वहां पर वो फील करती है कि थाना बहुत रूठा रूठा और परेशान सा दिखाई दे रहा है। वो अकेले में जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन थाना उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ बताना है, मुझसे कुछ छुपाया है, तो प्लीज मुझसे शेयर कर लो। लेकिन पलाय उसका हाथ पकड़कर कहती है कि जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और तुम्हें सब सच भी बताऊंगी। पर थाना बहुत हार्ट ब्रोकन हो चुका था। वो उसे वही छोड़ अंदर चला जाता है। जबकि उधर पलाय जैसे ही घर वापस पहुंचती है तो आगे शिवा की मॉम खड़ी हुई थी, जो कि उसे डांटने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर डोरे डालने की। लेकिन आगे से पलाय कहने लगती है सिर्फ डोरे नहीं डाले, वो तो मेरा लीगल हस्बैंड भी है इस वक्त। और बस इसी बात पर सास बहू की आपस में बहुत लड़ाई हो जाती है। मम्मी का तो दिल भी घबराने लगा था। इतने में ऊपर से शिवा भी पहुंच जाता है, जो कि अपनी मम्मी को संभालता हुआ ऊपर कमरे में लेकर चला जाता है। अब मम्मी शिवा से इन्वेस्टिगेशन करने लगती हैं। शिवा यही कहता है कि मम्मी आपने जैन जैंग से अगर मेरी शादी करनी चाहिए थी, मैंने यस नहीं बोला था और मेरी मर्जी के बगैर मेरी लाइफ का इतना बड़ा फैसला कैसे हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ उनको तसल्ली भी देता है कि ये वाला इशू पलाय वाला ये मैं थोड़े ही दिनों में सॉल्व कर लूंगा। आप तब तक मुझ पर विश्वास रखिए, इससे ज्यादा मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करना। मम्मी इमोशनल तो होती है, लेकिन उनका एक ही इकलौता बेटा था
जो कि लाडला भी बहुत था और उन्हें प्यारा भी। इसीलिए वो मान जाती हैं और कहती हैं कि जल्दी इस इशू को सॉल्व करो और उसके बाद जैन जैंग के लिए यस बोलो। जबकि उधर आंटी राशिका को अंदाजा हो चुका था कि सिवा उनके हाथ से निकल चुका है, लेकिन वो अपनी बेटी का दीवानापन भी देख चुकी थी कि वो सिवा के लिए कितनी सीरियस है। वो काफी परेशान हो जाती हैं। वो अपनी बेटी को अपने हाथों से नहीं खोना चाहती थी। उधर सिवा आज वापस आता है। उसका मूड इतना खराब था, वो कोई लड़ाई नहीं चाहता था। वो पालाई से कहता है कि चुपचाप मेरे साथ डिनर पर चलो और उसे अच्छे से कपड़े पहनाता है। वो अच्छे से कपड़े पहनकर आ जाती है तो उसे अपने साथ ले जाता है। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। और तो और जब वो जल्दी में निकला था तो नीचा के घर पर अपना वॉलेट भी भूल गया था। नीचा उसके वॉलेट में कुछ पासवर्ड्स देख लेती है और साथ ही साथ पालाई का नाम भी। ये वही पासवर्ड थे जिसके थ्रू वो अपने डैड की इंफॉर्मेशन तक एक्सेस करता था। अब वहां पर डिनर खाते हुए सिवा की पालाई से काफी लड़ाई होती है। वो उसे यही कह रहा था कि जो भी बाकी की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है वो मुझे दो और ये पासवर्ड्स लेते ही हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। लेकिन पालाई कहती है कि अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं अलग होने वाली, क्योंकि मुझे तुम्हारे शेल्टर की जरूरत है और जिस तरह की सुरक्षा उसे सिवा के घर में मिल रही थी वो कहीं और तो मिल नहीं सकती थी। अब लड़ाई के बाद जब बिल देने का टाइम आता है तो कोई उनकी वीडियो बना लेता है, क्योंकि सिवा के पास वॉलेट नहीं था और पालाई तो कुछ हाथ में लेकर नहीं आई थी। और तो और सिवा जब वहां से वापस जा रहा होता है तो पालाई उसे बहुत कहती है कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है। लेकिन सिवा को लगता था कि वो सेफली घर पहुंच जाएगा, पर वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। ना उसके पास कार्ड था ना ही कैश, और गाड़ी में गैस खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर वो भीग चुके थे तो पीछे से कपड़े उठाने के लिए इकट्ठे पीछे को बढ़ते हैं और यहीं पर ही पालाई और सिवा की एक किस भी हो जाती है, जिसके बाद सिवा उसका बहुत मजाक उड़ाता है और कहता है कि मैंने नहीं इमेजिन किया था कि पालाई भी कभी ब्लश करती होगी। अब जब वो उसके सामने शर्ट बदलता है तो पालाई और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है। अब इस वक्त सिवा कोई भी लड़ाई नहीं चाहता था, तो यहाँ पर बातों ही बातों में उसे अंदाजा होता है कि पालाई इस वक्त कितनी हार्ट ब्रोकन है। उसके मम्मी डैडी भी उसके पास नहीं थे और ना ही उसकी कंपनी, इसीलिए वो इस तरह के कामों पर उतर आई थी। उधर नीचा को दिखाते हैं, वो सिवा का वॉलेट वापस करने के लिए उसके घर के बाहर खड़ी हुई थी कि यहीं पर ही पीछे से थाना भी आ जाता है। वो ड्रंक था और सिवा को बुरा भला बोल रहा था। यहाँ पर नीचा बाहर निकलकर उसे संभालती है और वहीं पर ही वो बेहोश हो जाता है। अब वो उसे उठाती है और उसके घर तक लेकर जाती है और यहाँ पर आंटी नीचा का बहुत थैंक्स करती है। दूसरी तरफ हमें एक और बात भी पता चलती है कि वो नया वाला लॉयर जिसका नाम वॉट था, वो पालाई के साथ इसलिए कोऑपरेट कर रहा था क्योंकि पालाई के डैड के उस पर बहुत एहसान थे। पालाई के डैड ने शुरू से उसे एजुकेशन दिलाई थी और साथ ही साथ उसके बच्चे की एक दफा जान भी बचाई थी। इसीलिए वो कहता है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा और तुम्हारे डैड को इंसाफ दिलाऊंगा। अब नेक्स्ट डे जैन जैंग को और आंटी राशिका को पता चल जाता है कि जब एक लोकल न्यूज़पेपर में सिवा की और पालाई की इकट्ठी फोटो नजर आती है, वो दोनों उस रेस्टोरेंट में जब थे और जैन जैंग पहली दफा खुद को काम डाउन रखती है। यहाँ पर वो एक चाल चलती है और पालाई से कहती है कि अपनी कंपनी के एक इवेंट में तुम्हें और मुझे दोनों को जाना होगा, इसलिए शाम को रेडी होकर आ जाना। पालाई शाम को बहुत अच्छा सा रेडी होती है और उस इवेंट के लिए जाने लगती है। लेकिन उस इवेंट में सारे रिपोर्टर्स अपनी साइड पर किए हुए थे जैन जैंग ने, जो कि जानबूझकर पालाई को टॉर्चर करने लगते हैं उसकी सिवा के साथ फोटो लीक होने पर। और वो यही कह रहे थे कि तुम जैन जैंग के होने वाले हस्बैंड को सीड्यूस कर रही थी क्या। और बस इसी टाइम पर जैन जैंग ने अपनी और सिवा की होने वाली शादी की खबर भी आउट कर दी थी ताकि सिवा की फैमिली पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बन सके। ये सारी जैन जैंग की चाल थी और इसके लिए उसने पे भी किया था। ये बात जैसे ही पालाई को कंफर्म होती है, वो बाहर निकलती है और पार्टी में ही जैन जैंग के ऊपर ड्रिंक फेंक देती है और उसकी बहुत इंसल्ट करती है। पूरे मीडिया के सामने उन दोनों की कैट फाइट हो चुकी थी। पालाई के पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था, उसका सारा कुछ पहले ही उसके हाथ से निकल चुका था। लेकिन जैन जैंग ने काफी सारी इंसल्ट कमाई थी आज, और सिवा ने भी ये न्यूज देख ली थी। वो आते ही पालाई पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है पहले ही मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, और साथ ही साथ जबरदस्ती उसे अपनी फैमिली रिंग भी पहना देता है और कहता है कि जब तक तुम इस घर में हो मेरी मम्मा का दिल जीतने की कोशिश करो, उनके सामने एक संस्कारी बहू बनो ताकि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर दे। मैं भी जैन जैंग से शादी नहीं करना चाहता और उससे बचने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी। तो अब नेक्स्ट ही डे पालाई और दोबारा से आंटी का आमना सामना होता है। पालाई यहाँ पर मम्मी का दिल जीतने की बहुत कोशिश करती है, उनको खुश करने के लिए मीठी मीठी बातें भी करती है, लेकिन पता नहीं उन दोनों का लगता है कि स्टार ही मैच नहीं करता था। वो जब भी आमने सामने आती थी किसी न किसी बात पर जरूर लड़ाई हो जाती थी और सिवा का मुंह बन जाया करता था।
जबकि उधर जैन जैंग ने एक एम्प्लॉय को पैसे दिए थे ताकि वो पालाई को नुकसान पहुंचाए, लेकिन ये बात आंटी राशिका को पता चल गई थी। वो जैन जैंग को रोक देती है कि तुम पालाई के इशू में नहीं पड़ोगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारी सिवा से शादी जरूर कराऊंगी, लेकिन तुम इस वक्त शांत रहो। उधर पालाई को फाइनली सिवा पर रहम आ जाता है और वो उसे कुछ और पासवर्ड्स दे देती है, जो भी इंफॉर्मेशन वो उससे मांग रहा था। लेकिन ये मैसेज उससे पहले उसके डैड देख लेते हैं और उन्हें बहुत शक होता है। थोड़ी देर बाद सिवा उसके कमरे में आता है और उससे कहने लगता है कि एक और फाइल रह गई है, उसका पासवर्ड तुमने नहीं दिया। लेकिन पालाई वो देने के लिए मान ही नहीं रही थी। यहाँ पर उनकी लड़ाई होती है। पालाई ऊंचा ऊंचा चीखती है और सिवा उसे शांत कराने के लिए उसे किस कर देता है और फिर ऑफ कोर्स उसके बाद एक थप्पड़ भी जरूर खाता है। वेल, अब नेक्स्ट डे पालाई भी और सिवा भी एक दूसरे का आमना सामना ही नहीं कर पाते और उसी किस के बारे में सोच रहे थे दोनों। लेकिन आज रात को कुछ अनहोनी हो जाती है। जिस घर पर पालाई सो रही थी और जिस घर पर थाना रहता था, दोनों घर पर रात को चोर घुस आए थे और पूरे घर की उन्होंने तलाशी भी ले डाली थी। पालाई तो बेहोश हो चुकी थी। वहां पर उन्होंने कुछ ऐसी गैसेस छोड़ी थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सिवा को तो पालाई की बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन पालाई उस पर गुस्सा करने लगती है। उसे लगता है कि इसी ने ही मेरी फाइल्स चुराने की कोशिश करी थी। बाकी सारा कुछ तो वहीं पर था जो कि उसने अपने बेड के नीचे छुपाया हुआ था, लेकिन वहां से सिर्फ एक टैब मिसिंग था और यही बात वो सिवा को बता देती है। जबकि उधर थाना के घर पर भी बहुत सारी चीजें बिखरी हुई थी और उसकी मम्मा उन्हें भी बांध दिया गया था। वो यहाँ पर डॉक्टर नीचा को बुलाता है, जो कि उसकी मम्मी की डॉक्टर थी। और यहीं पर ही डॉक्टर नीचा की और थाना की लगता है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। जबकि उधर सिवा को कुछ सस्पिशियस लग रहा था। उसके डैड के ऑफिस में आज सुबह सुबह कोई एंटर हुआ था एक कोरियर देने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल था। वो जाता है और वही कोरियर उठा लेता है उनके आने से पहले। पता चलता है कि उसमें पालाई का ही टैब है। अब उसे शक हो चुका था कि ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने डैड ने ही कराई थी। जबकि उधर पालाई को ज्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि पासवर्ड तो उसने किसी को भी नहीं दिए और ज्यादातर डाटा बिल्कुल सेफ है। आज वो वहाँ पर कुछ अपने लॉयल सर्वेंट्स के साथ पार्टी कर रही होती है कि सिवा भी जबरदस्ती उस पार्टी का हिस्सा बन जाता है और वहीं पर खाना खाने लगता है। अब वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे अपनी लवली वाइफ से बहुत प्यार करता हो। यहाँ पर वो अपनी एक और सर्वेंट आंटी से फोन पर बात करते हैं और इसी वीडियो कॉल में पीछे से सिवा भी घुस जाता है और यही सारा कुछ जैन जैंग ने भी देख लिया था, लेकिन उससे कंफर्म नहीं हुआ था कि ये सिवा है भी कि नहीं। उसने एक झलक जरूर देखी थी। ये सारा कुछ देखने के बाद वो बहुत रोती है, बहुत तड़पती है, लेकिन सिवा को कुछ कह भी नहीं सकती थी। जबकि उधर पालाई ने आज देखा था कि सिवा के डैड उसे बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। वो बहुत डर जाती है और उससे कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। ये सुनते ही सिवा हैरान रह जाता है। ये तो मुझे हमेशा कमरे से निकाल देती थी। जब वो उसके कमरे में जबरदस्ती घुसती है तो सिवा का तो मन करता है कि इस डरी हुई पालाई को हग ही कर ले। वो उसे बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन यहाँ पर वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल में रखता है और उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे बेड पर ही सोने दो, लेकिन वो उसे सोफे पर फेंक देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उस पर दया आती है तो वापस उसे बेड पर बुला लेती है। लेकिन सारी रात फिर बहुत पछताती है जब वो पूरी रात नींद में पालाई को बुरा भला बोल रहा था। अब पालाई जानबूझकर रात को उसके डैड के स्टडी रूम में चली जाती है। आज वो मेन हाउस में सोई थी, उसकी वजह भी यही थी, लेकिन डैड उसे पकड़ते उससे पहले ही सिवा वहां पर आ जाता है और उसकी सुरक्षा करता है और उसे बाहर ले जाकर समझाने लगता है कि तुम किसी से भी पंगा ले सकती हो, लेकिन मेरे डैड से नहीं। थोड़ी तो अकल यूज करो। तुमने खुद उनके खिलाफ सारी इन्वेस्टिगेशन पढ़ी है। वो कितने खतरनाक आदमी है, तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे, इसलिए अपना ख्याल खुद रखो। वेल, अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा से सिवा पालाई को मम्मी के सामने लेकर आता है, लेकिन मम्मी नाश्ते के टेबल पर जैसे ही उसे देखती है तो दोबारा से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जबकि उधर जैन जैंग आज ऑफिस में बहुत चिल्ला रही थी और उसकी चीखों की आवाज बाहर तक आ रही होती है, क्योंकि एक तो उसका पहले ही मूड खराब था और ऊपर से वो लोग एक ऑक्शन भी हार चुके थे और उसे ये हराने में किसी और का नहीं बल्कि पालाई का ही हाथ था। जबकि उधर थाना और सिवा दोनों पुलिस स्टेशन गए हुए थे उसी चोरी के केस को आगे हैंडल करने के लिए, तो यहीं पर ही थाना की सिवा से लड़ाई हो जाती है। थाना सिवा को एक पंच दे मारता है क्योंकि उसे गुस्सा था कि पालाई इसके घर पर क्यों रहती है। जबकि उधर सिवा ने पालाई का टैब तो अपने डैड से बचा लिया था और वहां पर एक दूसरा टैब रख दिया था। वो डैड से हर हालत में पालाई को बचाना चाहता था। आज जैसे ही पालाई घर वापस पहुंचती है तो वहीं पर ही सिवा भी पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन थाना दोबारा से ड्रंक होकर उनके घर के बाहर खड़ा होता है और चिल्लाकर उससे पूछने लगता है कि तुम सिवा के घर पर क्यों रह रही हो, क्या पता नहीं कि उसके डैड ने मेरे डैड का मर्डर किया है, एक मर्डरर है वो। अब ये सारा कुछ सिवा भी सुन लेता है। उसके लिए ये बहुत हैरानगी की बात थी। बुरे काम तो उसने सुने थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके डैड एक मर्डरर भी है। ये सुनते ही वो थाना के मुंह पर पंच दे मारता है और पालाई को कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी, और पालाई भी गुस्से में थाना को वहां से भेज देती है।
अब वो शिवा से उसके कमरे में बात करने के लिए आई थी, लेकिन शिवा उसी टाइम पर शावर लेकर जैसे ही बाहर निकला था उसने शर्ट भी नहीं पहनी थी। ये देखकर पालाय काफी शर्माती है। जब पालाय शर्टलेस शिवा को देखकर शर्माती है तो शिवा भी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है उसे तंग करने के लिए। पालाय देखती है तो थाना के साथ लड़ाई की वजह से उसके फेस पर चोट भी लगी हुई थी और शिवा उसे और भी तंग करता है कि क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रही हो, लेकिन पालाय का कहना था कि मेरी ज्योति को भी तुम्हारी परवाह नहीं। अब पालाय जैसे ही वहां से निकलने वाली थी तो शिवा जानबूझकर उसका रास्ता रोक लेता है और उसे बाहर निकलने से रोकता है। पर पालाय भी थोड़ी और टाइप की लड़की थी, काफी बोल्ड सी। वो उल्टा शिवा को ही तंग करने लगती है। उसके क्लोज आती है। उसे अच्छे से पता था कि शिवा कितना शर्मीला लड़का है और साथ ही साथ ऊंचा ऊंचा शोर भी मचाने लग जाती है कि प्लीज शिवा बी जेंटल। और ये उनकी सारी आवाजें मम्मी भी सुन लेती हैं, जो कि सुनते ही काफी परेशान हो गई थी। ये सोचने लगती हैं कि शिवा और पालाय के बीच क्या चल रहा है। उनके कमरे के बाहर ही खड़ी हुई थी कि अचानक पालाय दरवाजा खोलती है तो मम्मी भी अंदर गिरी चली आती हैं। अब शिवा ने शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी। मम्मी को तो पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे। यहाँ पर वो पालाय को डांटती हैं और बस फिर से सास और बहू की लड़ाई हो जाती है जैसे हमेशा हुआ करती थी। और उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि पालाय अब मेन हाउस में शिफ्ट हो चुकी है। अब वो बैकयार्ड वाले घर में दोबारा से नहीं रहेगी। दूसरी तरफ डॉक्टर नीचा सो रही थी कि उसे थाना की कॉल आती है। वो कॉल उठाती है तो पता चलता है कि थाना ड्रंक है और उल्टी सीधी बातें भी कर रहा है। वो दोस्त से ये भी मशवरा ले रहा था कि मैं सुसाइड किस तरह से करूं, लटक कर या जहर लेकर। लेकिन डॉक्टर नीचा उसे काफी मुश्किल से काम डाउन कर दिया है। और नेक्स्ट ही डे पालाय भी थाना के घर पहुंची हुई थी और नीचा भी पहुंच जाती है और यहाँ पर ही उन दोनों का आमना सामना होता है पहली दफा। नीचा ने तो उसे देखते ही पहचान लिया था कि ये वही पालाय है जिसकी वजह से थाना इतना अपसेट रहता है। नीचा काफी क्यूरियस हो रही थी पालाय को लेकर और यहाँ पर वो उसके फोन पर देखती है तो एक दफा शिवा की कॉल आ रही थी। अब उसे समझ आ जाती है कि वही पालाय है जो थाना को छोड़कर अब शिवा की लाइफ में एंटर हो चुकी है। अब थोड़ी देर बाद थाना भी उठ जाता है और यहाँ पर नीचा और पालाय दोनों उसके सामने बैठी हुई थी। लेकिन ऑफ कोर्स वो पालाय से तो नाराज था, उसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता, लेकिन नीचा से बहुत अच्छे से बात कर रहा था, जिसकी वजह से पालाय डिसअपॉइंटेड होकर उस घर से चली जाती है और थाना उसे रोकता भी नहीं है। जब वो उस घर से निकलती है तो उसकी कोई फोटो ले रहा था और ये था मिस्टर सौरा का कोई आदमी। अब उसके बाद थाना और नीचा दोनों आउटिंग पर चले जाते हैं। थाना कहता है जब भी मेरा मूड खराब होता है तो मैं प्लांट्स खरीदने के लिए आता हूँ। यहाँ पर वो दोनों काफी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। नीचा को थाना अच्छा लगने लगा था और थाना और नीचा अपने दिल की बहुत सारी बातें भी करते हैं, एक दूसरे की फोटोज भी बनाते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। थाना ने लगता था दोबारा से जीना स्टार्ट कर दिया नीचा के साथ। जबकि पालाय जैसे ही घर पहुंचती है उसे पता चलता है कि आज जैन जैंग आई हुई है। उसका मन तो करता है कि जाए और उसके मुंह पर 2-4 थप्पड़ देकर दिखाए उसे कि वो इसी घर में रहती है, लेकिन फिर मम्मी की हेल्थ की वजह से वो उनको कोई शौक नहीं देना चाहती थी तो खामोश हो जाती है। यहाँ पर शिवा उसे जैन के सामने नहीं आने दे रहा था। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और पालाय कहती है कि मैं कोई डॉग नहीं हूँ जिसे तुम एक साइड पर बांध कर रख दो। और बस उन दोनों की ये बातें जैन जैंग सुन लेती है और इस तरह से पालाय को शिवा के घर में रहता देखकर वो तो बेहोश ही हो गई थी। अब शिवा उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद और आंटी रास्ती का बहुत एक्टिंग करती हैं और शिवा से कहती हैं कि मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है, प्लीज इसे कोई शौक ना देना, ये बिन बाप की पली हुई बेटी है। और इस तरह की ब्लैकमेलिंग उसे करती रहती हैं और उसे भी इमोशनल कर देती हैं। जबकि उधर नैट को आज पता चल जाता है मिस्टर सौरा की बातों से कि जैसे वो पालाय से दुश्मनी रखते हैं और उसे ठिकाने लगाने की बात कर रहे हैं। और शिवा भी जैसे ही वापस आता है वो पालाय को डांटता है और कहता है कि मेरे डैड से फासला रखो, ये खतरनाक आदमी है, तुम्हें इनके करीब आने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी इनसे दुश्मनी है। जबकि उधर जैन जैंग आज सुसाइड अटेम्प्ट करती है और इस तरह से वो लोगों की नजरों में और भी मासूम बन जाती है, बच तो जाती है, लेकिन सब यही सोच रहे थे कि उसने पालाय की वजह से खुद को मारने की कोशिश करी है। पालाय सब लोगों की नजरों में एक नेगेटिव लेकिन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन चुकी थी। उधर आंटी राशिका आज अपने पास बुलाती हैं पालाय को और कहती हैं तुम्हारी जो भी दुश्मनी है मेरे से है, मेरी बेटी पहले ही बीमार है और पता है उसका साइकोलॉजिकल इशू बढ़ता जा रहा है, इस मेंटल इलनेस की वजह से उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। मुझे पता है तुम्हारा शिवा से कोई प्यार कोई लिंक नहीं है, इसलिए शिवा को एक दफा मना लो कि वो मेरी बेटी से शादी के लिए यस कर दे, जैसे ही वो ठीक होगी हम सारे हालात को कंट्रोल कर लेंगे। पालाय कहीं ना कहीं सॉफ्ट हार्टेड जरूर थी और उसकी दुश्मनी जैन से नहीं थी, वो उसकी बचपन की फ्रेंड थी, वो इस बात पर मान जाती है। लेकिन मिस्टर सौरा को लगता था अपने बेटे की शादी की डिस्कशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी उसकी मम्मी से बिल्कुल नहीं बनती थी, तो वो पेरेंटल मीटिंग भी छोड़कर वहां से चले जाते हैं।
जबकि शिवा को ना चाहते हुए भी जैन जैंग के साथ एंगेजमेंट रिंग पसंद करने के लिए जाना पड़ता है। और यहाँ पर पालाई भी उन दोनों को देख लेती है और काफी जेलस होती है, लेकिन बस उसे खामोश रहना पड़ता है। जैन जैंग आजकल बहुत खुश थी और वैसे भी उसे ओवरसीज से बहुत बड़ा ऑर्डर आया था उनकी फैक्ट्री के लिए, जो कि वही मैनेज कर रही थी। और उसका यही प्लान था कि जैसे ही ये ऑर्डर मैनेज होगा उसके बाद वो शिवा से शादी कर लेगी। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उसी फैक्ट्री में उनका जो एक मैनेजर है जिसका नाम प्रैम है, वो सारा कुछ हैंडल करता था। उसको पालाय और अटर्नी वॉट ने खरीद लिया है। वो जुआ खेलता था, उसका सारा कर्जा उतारने का वादा किया था और साथ ही साथ वो उससे सामान में हेर फेर करा रहे थे। पालाए शाम को देखती है जब शिवा को, तो उसे काफी बातें लगाती है कि तुम तो बहुत खुश फिर रहे हो ना, आजकल अपनी रिंग भी खरीद रहे हो। और आगे से शिवा उससे कहता है कि मुझे जेलसी की बू आ रही है। इस बात पर पालाए उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है, लेकिन डोर जाकर सीधा उसके बाजू पर लगा था, जिसकी वजह से वो हर्ट हो गया था। और यहाँ पर पालाए उसे हर्ट देखकर बहुत परेशान हो जाती है, उसकी इतनी केयर करने लगती है। उसका एकदम एंजल वाला रूप सामने आ गया था और उसका ये रूप देखकर शिवा हैरान रह जाता है। उसका यही तो रूप था जिससे शिवा को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। वो उसकी इतने अच्छे से केयर कर रही थी, उसे बार बार सॉरी भी करती है। और शिवा उससे कहता है कि पता है मुझे तुम्हारा ये रूप बहुत पसंद है, यकीन ही नहीं आता कि तुम वही पालाए हो। और यहाँ पर वो जबरदस्ती उसे हक भी कर लेता है, ये दिखाने के लिए कि मेरी बाजू बिल्कुल ठीक है। पालाए काफी शर्माती है, लेकिन शिवा को जब भी मौका मिलता था वो अपनी फीलिंग्स शो कराने से जरा भी नहीं शर्माता था। शिवा को एक दिन अपने डैड के सामान में से एक मिस्टीरियस सी मेडिसिन मिलती है, जो कि वो सीधी डॉक्टर नीचा के पास लेकर जाता है और उससे कहता है कि मुझे टेस्ट करके इसका रिजल्ट बताओ कि ये किस चीज के लिए है। नीचा हैरान थी कि इसके डैड खुद भी डॉक्टर हैं और इनकी इतनी बड़ी एक कंपनी है, लैब्स भी हैं, ये वहां पर टेस्ट नहीं करा रहा। एक्चुअली उसे अपने डैड पर ही तो शक था। जबकि उधर पालाए ऑफिस में देखती है तो पता चलता है कि उसके मॉम और डैड की जो फोटो रिसेप्शन पर लगी हुई थी वो उतारी जा रही है, क्योंकि उनकी कंपनी में कुछ विजिटर्स ने आना था और वो लोग ये नहीं चाहते थे कि डैड पीपल की फोटो ऊपर लगी हुई हो। ये अच्छा शगुन नहीं था। एक्चुअली ये सब करके वो पालाए को और भी तकलीफ देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो फैक्ट्री पहुंचती हैं तो पता चलता है कि पालाए ने बदला लेने की तैयारी पहले से की हुई है। वहाँ पर उनका जो भी माल बाहर गया था उस सारे माल में बहुत सारी खराबी थी, उसका साइज ठीक नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स उनको कंपनसेशन के लिए कहते हैं। और आंटी राशिका के पास और कोई रास्ता नहीं था और उनका मैनेजर प्रैम भी वहाँ से गायब हो चुका था। प्रैम की एक सिस्टर उनके घर पर मेड थी। अब वो उसे टॉर्चर करती है और एक वीडियो बनाकर उसे सेंड करती है ताकि प्रैम वापस आए। जबकि उधर थाना को दिखाते हैं, वहाँ जैसे ही घर पहुंचता है तो घर के बाहर से ही उसे किडनैप कर लिया जाता है। ये बात आंटी पालाई को भी बताती हैं। पालाई ये सब सुनकर बहुत डर जाती है। एक्चुअली थाना को उस टाइम पर मिस्टर सौरा ने उठाया था। मिस्टर सौरा को पता चल चुका था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन पालाई ने कहाँ से चुराई है, थाना से। थाना उनके खिलाफ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। उधर पलाय और आंटी बहुत परेशान होती हैं। आंटी की तो तबीयत भी खराब हो गई थी, तो पलाय तुरंत ही नीचा को कॉल करती आंटी के फोन से, क्योंकि नीचा ही आंटी की डॉक्टर थी। नीचा के पास उस वक्त शिवा आया हुआ था उन्हें लैब टेस्ट का रिजल्ट पता करने के लिए। शिवा को ये सब पता चलता है तो वो भी तुरंत ही उसे वहां तक ड्रॉप करने के लिए चला जाता है। पलाय जैसे ही देखती है कि नीचा को छोड़ने के लिए शिवा की गाड़ी आई है, वो उसकी गाड़ी के पीछे अंधाधुंध भागने लग जाती है। शिवा जैसे ये देखता है तो वो पीछे गिरी पड़ी थी। वो भागता हुआ आता है, उसे उठाता है बहुत प्यार से और यहाँ पर रोते रोते पलाय उससे एक रिक्वेस्ट करती है। कहती है कि थाना को बचा लो, ये सब करने के पीछे तुम्हारे डैड का हाथ है। तुम अगर बचाना चाहो तो थाना जिंदा वापस आ जाएगा। और शिवा पलाय की रिक्वेस्ट पर अपने डैड के पास जाता है उनसे बात करने के लिए। और डैड तो साफ ही मुकर जाते हैं, कहते हैं कि मैं किसी थाना को नहीं जानता, तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या मैं ऐसा हो सकता हूँ। लेकिन शिवा का कहना था कि प्लीज डैड किसी से कोई दुश्मनी ना ले, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने देखी है वो मैंने खुद इकट्ठी करी है, इसके पीछे पलाय का कोई हाथ नहीं। वो पलाय को बचाना चाहता था और थाना को भी। और इन दी एंड वो यही कहता हुआ चला जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक अच्छा इंसान मानूं तो थाना अपने घर वापस आ जाना चाहिए। और इतने में पलाय भी वहां पहुंची हुई थी, जो कि अंकल को सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि थाना का कोई कसूर नहीं, उसने आपको ब्लैकमेल नहीं किया बल्कि मैंने किया है। लेकिन शिवा उसे अपने डैड के सामने जाने से रोक देता है, क्योंकि वो पलाय को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। यहाँ पर पलाय जिद करने लगती है, जिसकी वजह से शिवा की उससे लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन उसी वक्त जब पलाय को पता चलता है कि थाना अपने घर वापस पहुंच गया है तो उसे समझ आती है कि ये सब शिवा नहीं पॉसिबल कराया है। अब वो हॉस्पिटल पहुंचा हुआ था। थाना को काफी चोटें भी थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी, वो खतरे से भी बाहर था। यहाँ पर पलाय शिवा का थैंक्स करती है और उसके बाद वो उसे घर लेकर चला जाता है।
यहाँ पर पालाई कहने लगती है कि आज मैं बहुत डर गई हूँ, मेरी इस बदले की आग में कोई और झुलसे ये मैं कभी भी नहीं चाहती, इसलिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी खत्म करना चाहती हूँ। सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरी वजह से थाना को नुकसान पहुंचा है। लेकिन शिवा उस पर गुस्सा करने लगता है, चिल्लाता है, कहता है कि कहानी ऐसे खत्म नहीं होने वाली। तुमने मुझे तरसाया, मुझे तड़पाया, मेरी भावनाओं के साथ खेला, अब तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाओगी तब तक जब तक मैं नहीं चाहूंगा। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली शिवा को अपने डैड पर शक होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके डैड उसकी मम्मी को खाने में कुछ मिला कर देते हैं, जिसकी वजह से आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी। जबकि उधर आंटी राशिका को उनका मैनेजर प्रेम ब्लैकमेल करने लगता है, कहता है कि अगर मेरी सिस्टर को दोबारा से टॉर्चर करने की कोशिश की तो मैं पुलिस के सामने जाकर एतराफ कर लूंगा कि मैंने आपके कहने पर ही पलाई के मॉम डैड का एक्सीडेंट कराया है और आप भी मेरे साथ जेल में सड़ोगी। उधर पालाई को एक दफा अटर्नी वॉट की कॉल आती है। वो लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने आगे की प्लानिंग करनी है और यहीं पर ही पालाई के मुंह से निकलता है कि मिस्टर सौरा ने भी जो गलत काम किए हैं उनका बदला तो उन्हें चुकाना ही होगा। ये सारा कुछ पीछे खड़ा शिवा सुन लेता है और आकर पालाई से लड़ाई करने लगता है, कहता है कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को बुरा बोलूं तो तुम्हें कैसा फील होगा। और पालाई मासूम सा फेस बनाकर कहती है कि वो तो इस दुनिया में भी नहीं, वो इतने मासूम थे, फिर भी उनका मर्डर हो गया, तुम उनके बारे में ऐसी बातें बोल रहे हो। और यहाँ पर दोबारा से शिवा की सॉफ्ट साइड बाहर आ जाती है। वो उसे सॉरी करने लगता है कि मैंने तुम्हारे मम्मी डैडी का जिक्र किया, इसमें मेरी गलती है। और यहाँ पर पालाई उससे कहने लगती है कि तुम्हारा दिल बहुत नरम है, तुम बहुत जल्दी बातों में आ जाते हो। वो यहीं पे दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे कि पीछे से पेड़ पर एक स्नेक दिखाई देता है पालाई को। वो जैसे ही शिवा को बताती है, शिवा तो वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है और फिर उसके बाद काफी देर तक उसकी हालत ठीक नहीं होती। शिवा उसे बताता है कि मुझे स्नेक से फोबिया है, मुझे बचपन में एक दफा स्नेक ने काटा था। और उसके बाद वो काफी देर तक उसकी गोद में लेटा रहता है। वो दोनों बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं। उस वक्त रात का नजारा भी बहुत सुंदर था। वो थोड़ी देर के लिए अपने सारे दुख सारी परेशानियां भूल गए थे। लेकिन शिवा को हमेशा से पालाई की सेफ्टी की बहुत फिक्र रहती थी। उसे लगता था कि इस घर में उसके डैड बहुत खतरनाक है, जो कि पालाई को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो हमेशा अलर्ट रहता था। आज उसे काफी डर लग रहा था और वो यही बात आकर पालाई से भी कहता है कि प्लीज मुझे इसी कमरे में सोने दो या फिर तुम मेरे कमरे में सोने के लिए चलो। लेकिन पालाई उसे धक्के मार के वहां से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट डे वो थाना को देखने के लिए हॉस्पिटल में भी जाती है, लेकिन वहां पर डॉक्टर नीचा से उसकी लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर नीचा को लगता था कि ये सारा कुछ पालाई की वजह से हो रहा है, कि थाना का दिल टूटा है और वो इतने खतरे में भी है। पालाई बहुत वीक हो जाती थी कभी कभी, लेकिन ऐसे में अटर्नी वॉट वहां पर आता है और वो उससे कहता है कि तुमने स्ट्रॉन्ग रहना है, तुम्हारा बदला बहुत करीब है। शिवा यहाँ पर उसे अटर्नी वॉट के साथ देख लेता है। वो उसका पीछा तो करता है, लेकिन वो दोनों कहीं गायब हो जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट डे ऑफिस में हर कोई शॉक्ड रह जाता है जब मैडम राशिका और जैन जैंग की फोटो के ऊपर इस तरह की प्रेजेंटेशन थी कि जैसे वो मर चुकी हो। एक्चुअली ये पालाई की तरफ से बदला था, जो कि उनके क्लाइंट्स भी देख लेते हैं कि उनकी फोटो पर काली पट्टी बंधी हुई है। और फिर उसके बाद पालाई घर जाती है आज, और उसे अटर्नी वॉट ने अपने 2 बंदे भी साथ दिए थे। वो अंदर जाती है और उन 2 मेट्स को डराती है, धमकाती है, ब्लैकमेल करती है, जिन्होंने उसकी इतनी लॉयल मेट पर हाथ उठाया था। वो उनको कह देती है कि अगर आइंदा तुम लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम लोगों की डेड बॉडीज मिलेंगी। और इसके साथ साथ वो जैन जैंग से भी मिलती है। जैन को ऑफिस से एक डिलीवरी देने के लिए वो यहाँ पर आई थी। एक्चुअली एक नई कंपनी थी जो कि अपने डायमंड्स के लिए काफी फेमस थी। उनकी एक नई ब्रांच खुल रही थी और उन्होंने जैन जैंग को गिफ्ट भेजा था। जैन जैंग तो काफी लालची हो जाती है, लेकिन लगता है इसके पीछे भी पालाई का ही कोई हाथ है। अब आज का दिन इतना मुश्किल सा गुजारने के बाद पालाई जैसे ही घर लौटती है, वो जाते ही अपने बिस्तर पर सो गई थी। शिवा उसे देखने के लिए आता है। वो देखता है तो वो सो रही थी। वो बहुत प्यार से उसकी फॉरहेड पर किस करता है। एक दफा पालाई उठी तो थी, लेकिन सिर्फ नींद में बोल रही थी, और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पालाई उठती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे शायद उसने सपना देखा था कि शिवा ने उसे किस की है। लेकिन शिवा जैसे ही उसके सामने आता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि उसने कोई सपना नहीं देखा था, और शिवा भी ये सुनकर काफी शर्मिंदा होता है। लेकिन उसने कभी भी अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश नहीं की थी। और आज उनके घर में जैन जैंग भी आई हुई थी, जो कि आंटी को पटाने के लिए उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। यहाँ पर पालाई भी थोड़ा सा काम उसके साथ कराती है, एक पॉरिश रेडी करती है। और यहाँ पर जैन जैंग दोबारा से एक चालाकी करती है। उसने पॉरिज में क्रश किए हुए बीन्स ऐड कर दिए थे। बीन्स से आंटी को एलर्जी थी। वो जैसे ही वो बीन्स वाला पॉरिज खाती, उनकी हालत खराब हो जाती, उन्हें इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ता है और सारा इल्जाम आ जाता है पालाई पर। अब पालाई घर पर अकेली थी और यहाँ पर अंकल घर पर थे। वो एक दफा उसे डराने की धमकाने की काफी कोशिश करते हैं। पालाई काफी डर जाती है। उसने अपने फोन का रिकॉर्डर भी ऑन किया हुआ था। वो चाहती थी कि अंकल के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल आए कि उनके जुर्म का कन्फेशन हो जाए, लेकिन उसी टाइम पर ऊपर से जान आ जाती है और वो कोई बात नहीं कह पाते।
उधर नीचा को भी टेस्ट का रिजल्ट पता चल जाता है, वो एक पॉइजन था, स्लो पॉइजन। और हैरत की बात यह है कि थाना के लैब टेस्ट के जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें भी पता चलता है कि उसको भी इसी तरह का एक पॉइजन दिया गया है। शिवा ये बात सुनकर काफी परेशान हो जाता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।